के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बीपीएससी का पीटी नहीं निकल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन फैक्ट्स के लिए भी कोई ना कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने लूसेंट को फॉलो किया था। टेस्ट सीरीज में सिर्फ 150 क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें 600 क्वेश्चंस होते हैं। क्यों 600? क्योंकि सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, सारे ऑप्शंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम उससे 600 एटलीस्ट कम से कम 500 क्वेश्चंस तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न का एक सही उत्तर होता है और बाकी जो 3 उत्तर होते हैं वो किसी न किसी प्रश्न के सही उत्तर हो सकते हैं। पीटी की तैयारी सिर्फ पीटी की नहीं होती। पीटी की तैयारी कहने का मतलब पीटी मेंस इंटरव्यू सबकी होती है। तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़े, या आपके बिना लक्ष्मीकांत पढ़े मेंस आप नहीं लिख पाइएगा, और वो जब पढ़िएगा तो पॉलिटी का भी स्टैंडर्ड हाई होने लगा। जैसे हमने देखे 67 जो कैंसिल हुआ है उसमें पॉलिटी पहले वाला नहीं रहा। तो आप लोकल न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जरूर पढ़ें, और साथ ही हर दिन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका नोट्स भी बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बाद में रिवीजन करते हैं वो काम आएगा, नहीं तो पढ़ते हैं और फिर 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं। ये जनरल है। सिविल सेवक बनने की परीक्षा है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम पे भाषण देना नहीं आना चाहिए, साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ सुझाव भी आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 66 का इंटरव्यू अभी चल रहा है। आपको बताएं कि 22 जून तक इंटरव्यू चलना है और इसके माध्यम से लगभग 700 कैंडिडेट का चयन होगा बीपीएससी 66वीं के लिए फाइनल रूप से। हमारे साथ हैं विकास कुमार, डीएसपी में चयन इनका हुआ है 65वीं में। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 64 में भी इनका चयन हुआ था, राजस्व अधिकारी अररिया सदर में पोस्टेड थे। 65 में डीएसपी बने और 66 में भी इनको इंटरव्यू देना था, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि इनका डीएसपी में चयन हो गया है। इनसे ही बात करते हैं। विकास जी, कब है ज्वाइनिंग आपकी? पहले तो धन्यवाद आपको। और ज्वाइनिंग मेरी डीएसपी में हो चुकी है लास्ट वीक, और अभी मैं पटना हेडक्वार्टर में वहीं पे अभी मतलब जाना हो रहा है हमारा। इसके बाद हमें फिर राजगीर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। राजगीर ट्रेनिंग। और आप जो है ये CSP एकेडमी में छात्रों को फ्री में इंटरव्यू का तैयारी करा रहे हैं। बताएं जरा इसमें कि क्या क्या, क्यों आप ये करवा रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं वैसे कैंडिडेट जो कि आपके पास नहीं आ सकते हैं या फिर पटना में नहीं है। मैं CSP एकेडमी से शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ। अपने प्रिपरेशन के दौरान भी मैं इससे कई बार हेल्प लिया है, और फिर जब ये ओपन हुआ तो इसके फाउंडिंग मेंबर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले जो फ्री टाइम था उस टाइम पे मैंने यहाँ पे क्लास भी लिया है। अभी मैं पटना में था और 66th बीपीएससी का मॉक इंटरव्यू चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया जाए, क्योंकि कई संस्थान जो है मॉक इंटरव्यू के लिए 500-1000 चार्ज कर रहे हैं, बट कई बच्चे उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और चूँकि मैं 3 बार बीपीएससी क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है या जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, उस आधार पर मैं अपने छोटे जो मेरे फ्रेंड ही हैं वो लोग, तो उन लोगों को हेल्प कर सकूं। आपने बताया कि 3 बार आपने निकाला है, तो इतना तो पक्का है कि आपका पीटी का तैयारी काफ़ी अच्छा है। तो मैं पूरा शुरू से मैं बात करना चाहता हूं कि जो फ्रेशर हैं, जो फिर से अभी 67वीं जिनको देना है जो कैंसिल हुआ है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पीटी में, फिर से मेंस में भी और इंटरव्यू में भी? जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी हम पहले करने का सोचते हैं, अगर बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका सिलेबस को जानना चाहिए। अगर पीटी की प्रिपरेशन की बात करें तो पहले पीटी के सिलेबस को जाने, उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको देखें कि किस किस पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। सिलेबस को जानने के बाद जो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने उसको स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन में डिवाइड किया था। स्टैटिक पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है हिस्ट्री का और साइंस का। हिस्ट्री में अबाउट 35 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 1-2 ज़्यादा कम भी होता है। साइंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये पूर्णतः फैक्ट के बेसिस पर होता है। तो एक जो मतलब थोड़ी बहुत जो फाउंडेशन नॉलेज के लिए, एक रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बीपीएससी का पीटी नहीं निकल सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन फैक्ट्स के लिए भी कोई ना कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने लूसेंट को फॉलो किया था। लूसेंट में से मैंने हिस्ट्री और जो साइंस का वो देखा। इसके साथ साथ मैंने घटना चक्र की बुक को प्रेफर किया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। चूँकि मैं जॉब में था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मेरे लिए फुल टाइम का ऐसा ज़रूरत नहीं था, तो मैंने बहुत शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाई। हिस्ट्री और साइंस के बाद जो आता है आपका पोर्शन, वो होता है सोशल साइंस का, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी रहता है। तीनों का मिलाकर 35 अराउंड क्वेश्चंस आते हैं।
कभी ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा होता है, कभी पॉलिटी, कभी इकोनॉमिक्स का। तो ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ें, जिनका ऑप्शनल है वो तो ज़रूर ही एनसीईआरटी पढ़ें। और इसके बाद कोई भी फैक्ट्स के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, मैंने लूसेंट पढ़ा था। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का भी एक अलग तरीका होता है टेस्ट सीरीज लगाने का, कि कई लोग टेस्ट सीरीज ऐसे लगाते हैं कि टेस्ट सीरीज में जैसे 150 क्वेश्चन आया, टेस्ट सीरीज दिया, कितने मार्क्स आया देख लिया, छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में सिर्फ 150 क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें 600 क्वेश्चंस होते हैं। क्यों 600? क्योंकि सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, सारे ऑप्शंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम उससे 600 एटलीस्ट कम से कम 500 क्वेश्चंस तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न का एक सही उत्तर होता है और बाकी जो 3 उत्तर होते हैं वो किसी न किसी प्रश्न के सही उत्तर हो सकते हैं। तो सभी ऑप्शन पे डिस्कस करना है। साथ ही जो प्रश्न जैसे 150 में अगर आपके 80 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए, तो बाकी के जो 60 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको आप एक नोट्स बनाते चले, ताकि फ्यूचर में जब उस क्वेश्चन से आपका सामना अगले किसी टेस्ट सीरीज में हो तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। ये है सही एक टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका। और एक टेस्ट सीरीज पर कम से कम 2 दिन 3 दिन समय देना चाहिए और निरंतर उसका अभ्यास भी करते रहना चाहिए, कि जब तक अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो वो पढ़ा हुआ चीज़ या उस पर दिया गया समय वो बाद में वेस्टेड टाइम में काउंट होने लगता है। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज लगाना है। पॉलिटी के लिए अगेन आप लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ें, क्योंकि चाहे आपका ऑप्शनल हो ना हो, पीटी की तैयारी सिर्फ पीटी की नहीं होती। पीटी की तैयारी कहने का मतलब पीटी मेंस इंटरव्यू सबकी होती है। तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़े। ये आपके बिना लक्ष्मीकांत पढ़े मेंस आप नहीं लिख पाइएगा, और वो जब पढ़िएगा तो पॉलिटी का भी स्टैंडर्ड हाई होने लगा। जैसे हमने देखे 67 जो कैंसिल हुआ है उसमें पॉलिटी पहले वाला नहीं रहा। 64 के टाइम पे पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन आते थे कि विधायक बनने के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी मिनिमम उम्र चाहिए। अब वैसे क्वेश्चन इतना ईजी नहीं आता है, लेवल बढ़ रहा है। तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। साथ ही फैक्ट्स के लिए आप लूसेंट वगैरह देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए बिहार इकोनॉमिक्स को जरूर देखें, इंडियन इकोनॉमिक्स को भी जरूर देखें। योजनाएं हैं, कितना उसमें बजट है, इन सब फैक्ट्स बेसिस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। और बेसिक नॉलेज के लिए एनसीईआरटी तो जरूरी पढ़ी, ये तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया। इसके अलावा 10 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। मैथ्स के लिए क्या करना है कि जो जितने टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहे हैं बीपीएससी में 4 साल 5 साल पहले का देख लीजिए, फिर उसका आर.एस. अग्रवाल के बुक से 5-5 10-10 क्वेश्चन उस टॉपिक से सॉल्व कर लीजिए, उसके फॉर्मूलाज रट लीजिए और वीक में एक दिन इस पर ध्यान देते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम डायनेमिक क्वेश्चंस का, जिसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। करंट अफेयर्स के सेक्शन में सबसे ज़रूरी है, इवन बीपीएससी का प्रिपरेशन कल्पनीय है अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो। न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें न्यूज़पेपर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको द हिंदू वगैरह पढ़ने में समस्या होता है, तो वो राष्ट्रीय संस्करण का जो दैनिक जागरण आता है वो पढ़ सकते हैं। साथ ही पटना एडिशन हिंदुस्तान एक लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार बीपीएससी में 2 से 3 ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि लोकल न्यूज़पेपर से आते हैं। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं, जो पूछा गया था कि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किस पार्टी से जुड़े थे फर्स्ट टाइम, स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी कितने बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, फिर बिहार चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुई। तो ये सब चीज़ें जब आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे ही आपका क्लियर होगा। तो 3-4 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के लोकल न्यूज़पेपर से होते हैं। साथ ही सरकार की योजनाएं, उसका प्रगति, उसमें कितने बजट्स, इन सब चीज़ों का जानकारी हमें लोकल न्यूज़पेपर से मिलता है। तो आप लोकल न्यूज़पेपर और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जरूर पढ़ें, और साथ ही हर दिन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका नोट्स भी बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बाद में रिवीजन करते हैं वो काम आएगा। नहीं तो पढ़ते हैं और फिर 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं, ये जनरल है। और उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद क्या है कि आप पे डेली वाइज, जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको नेशनल लेवल 5-10 करंट अफेयर्स देते हैं डेट वाइज, और लोकल वाइज भी देते हैं। तो मैं 10-10 15-15 मिनट का वीडियो वो मैं सुनता था, आप भी चाहे तो सुन सकते हैं और उसको नोट डाउन करें। तो इससे क्या हुआ कि डेट वाइज आपका करंट अफेयर्स नोट होते जाएगा। इसके साथ ही आप जिस भी मैगजीन पे आपका भरोसा है उस मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं, मंथली, वीकली, और बस उसका रिवीजन करते रहना है। तो यही स्ट्रैटेजी अपना बिहार स्पेशल के लिए बिहार स्पेशल बुक पढ़ सकते हैं, और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में भी मैंने कह दिया। अगर इस चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर्स में 90% क्वेश्चंस को बना सकते हैं। विकास जी, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ज्योग्राफी लेने का कारण ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन में बीटेक किया, तो कंप्यूटर साइंस तो बीपीएससी के ऑप्शनल के लिस्ट में है ही नहीं। तो मुझे तो कोई ऐसा ही सब्जेक्ट चूज करना था जिससे मेरा हुआ नहीं था, मतलब ग्रेजुएशन, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैं ले नहीं सकता था। तो ज्योग्राफी को इसलिए चुना कि फ्रैंकली मैं बिल्कुल ही ब्लैंक था,
लेकिन थोड़ी बहुत ज्योग्राफी मुझे अच्छी लगती थी, जो मैंने 10th तक पढ़ा था ज्योग्राफी, उससे मुझे अच्छे लगते थे ज्योग्राफी। मुझे लगा कि इसको मैं साइंस से रिलेट कर सकता हूँ और मेहनत करके इस पर, मतलब मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो मुझे लगा मैं कर सकता हूँ इस पर, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी बात है ना, इसको करंट अफेयर से जोड़ के लिखना होता है। तो जो बहुत सारे मतलब पुराना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, मतलब पढ़ने की ज़रूरत तो होती है, बट करंट से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, तो वो मुझे ईजी लगा हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। ये बताइए, कितना आप फ्रेशर थे, आप इंजीनियरिंग के, कहाँ से इंजीनियरिंग की ये भी बताइएगा, और कितना दिन लगा आपको तैयारी करने में, जिसमें आपको 64वीं में आपका पीटी हो गया? मैं पानीपत के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर, मेरा कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो मैं पहले दिल्ली में, फिर चेन्नई, फिर पुणे में मैं था, एटॉस सेंट्रल जो पुणे में है, वहाँ पे मैं कार्य करता था। और इसी दौरान मैं मतलब मन में तो था ही सिविल सेवा की तरफ जाना, बट फिर जब मौका मिला तो 64th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उसके बाद मैं फिर कितना दिन तैयारी लगा, पीटी की तैयारी में लगा आपका? ऐसा नहीं का मतलब ये पीटी का सिलेबस वाइज तैयारी तो कह सकते हैं कि 2-4 महीने लगे, 5 महीने लगे, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर हुआ, करंट अफेयर्स के साथ मतलब जानकारी रखना, ये तो मेरी मतलब हॉबी थी। मैं बीटेक से पहले से ही मैं न्यूज़पेपर डेली ही पढ़ता था, ये मेरी हॉबी है, तो ये मेरा बहुत हेल्प किया। तो मैं ये नहीं कर सकता, एक टाइम बाउंड नहीं डिवाइड कर सकता कि इस टाइम में मैंने प्रिपरेशन किया, क्योंकि जो भी चीज़ें आप पहले पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं, आपके सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो भी चीज़ें आपको बहुत कहीं ना कहीं हेल्प करता है इस टाइप के एग्जाम में। अच्छा, यूपीएससी भी आपने एग्जाम दिया क्या, या उसका भी आगे सोच रहे हैं? अभी तक मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, लेकिन हाँ अगर मतलब कोशिश करूँगा, अगर सक्सेस हो पाया तो ठीक है। मेंस का बात करते हैं। मेंस में जीएस फर्स्ट भी अब थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, लेकिन सेकेंड पेपर जो होता है उसका आप क्वेश्चन देखते होंगे कि पूरी तरह कॉन्सेप्ट होता है, और क्या पूछा जाएगा इसमें गेस भी नहीं हो पाता है, खासकर थर्ड पोर्शन जो होता है उसका, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, उसका तैयारी और उसमें अच्छा अंक के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? बीपीएससी के मेंस में अगर हम लोग क्वालिफाइंग को हटा दें तो 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 की बात आपने की है, तो सबसे पहले उस पर ही बात करते हैं। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सेक्शन होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, और एक होता है साइंस एंड टेक का। पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि टफ होता है। उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक या जो भी उस टाइप की बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ बुक पढ़ने से आप जाकर लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, एक करंट सिनेरियो के आधार पे बहुत ही डायनेमिक पूछता है। तो आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना चाहिए ही, डीप नॉलेज होना चाहिए, साथ में जो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उसके साथ आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, उस लिखने की कला भी होनी चाहिए। इसलिए पॉलिटी का सेक्शन बहुत ही टफ होता है, और मार्किंग भी जीएस पेपर 2 में आजकल बहुत टफ होने लगा है, क्योंकि 64th में आई थिंक 170 अराउंड जीएस पेपर 2 का हाईएस्ट था, ठीक है, जिससे मेरा मार्क्स 158 था। तो ये मतलब बहुत अच्छा लिखने की ज़रूरत है। सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, लेकिन उसमें बहुत डीपली ना तो इकोनॉमिक्स पूछते हैं ना ज्योग्राफी पूछते हैं। उसको आप करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, योजना, इन सब से आप कवर कर सकते हैं। कृषि से संबंधित पूछता है, या बिहार के पिछड़ेपन से, जनसंख्या के आधार पे, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत कोर ज्योग्राफी नहीं पूछता, कोर इकोनॉमिक्स नहीं पूछता। तो आप बुक तो पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मैगजीन्स पढ़ें, आपका वो हो जाएगा। साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक के लिए भी बहुत मतलब प्रदूषण जो करंट की टॉपिक, मतलब मुझे ये लगता है कि जो मैक्सिमम जो जीएस पेपर 2 है ना वो करंट ओरिएंटेड ही है। तो साइंस एंड टेक में करंट में जो मुद्दे चल रहे होते हैं, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे हो गए, पर्यावरण का मुद्दा हो गया, समुद्री प्रदूषण हो गया, नाभिकीय प्रदूषण हो गया, या फिर किसी टाइप का मिसाइल ये बन रहा उसका है, मिशन शक्ति है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप करंट पे आपका पकड़ है तो आप जीएस पेपर 2 में अच्छा लिख सकते हैं। हाँ, लेखन शैली आपको आनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, टाइम के अंदर लिखने की कला होनी चाहिए, तो आप अच्छा लिख सकते हैं। एक और चीज़ चलता है, बीपीएससी में कहा था आप पेज नहीं भरेंगे तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, क्या इस पर क्या लगता है? आपने कितने वर्ड में आंसर दिया, कितने पेज में दिया, इसके बारे में भी ज़रा बताएं। नहीं, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि पेज नहीं भरेंगे तो आंसर नहीं लिखेंगे। हाँ, लिखना मतलब क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए, क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर सिर्फ क्वांटिटी पे होते तो 36 पेज लोग लिख के आते और सभी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि कॉपी को तौल के मार्क्स मिलता है, कितना भारी है लिख के किया, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखन शैली में आपको एक आंसर राइटिंग में ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि 3 एक ब्रॉड सेक्शन बनाना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कहा गया है तो सिर्फ आप प्रॉब्लम ही ना डिफाइन करें, उस प्रॉब्लम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं इसका भी मेंशन करें, और आपका अपना क्या सुझाव है इसका भी मेंशन करें, और एक स्ट्रॉन्ग निष्कर्ष, एक पॉजिटिव निष्कर्ष पर जाएं। चुनौतियां भी बताएं कि एक जो सुझाव सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और उस प्रयास और चुनौतियां को मिलाते हुए आप खुद का एक सजेशंस लिखें, क्योंकि ये सिविल सेवक बनने की परीक्षा है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम पे भाषण देना नहीं आना चाहिए, साथ ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ सुझाव भी आना चाहिए। आंसर इसलिए मांग करते हो, तो इस टाइप से आप आंसर लिखते हैं। आप थोड़ा अपने शब्दों को कंट्रोल रखते, बहुत ज़्यादा हाईफाई लैंग्वेज नहीं यूज करना और बहुत लोकल भी नहीं यूज करना है। एकदम अपने शब्दों में रियल बेस्ड एग्जाम्पल के साथ अगर आप लिखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने तो यही किया था। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल था, क्या किस राइटर का आपने बुक पढ़ा था या किस कोचिंग का नोट्स पढ़ा, कहाँ क्लास किया, इसको लेकर इसके बारे में ज़रा बताएं। ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ बुक्स रेफ़र किए थे, जैसे सविंद्र सिंह का बुक रेफ़र किया था, और इसके अलावा मैंने माजिद हुसैन का भी रेफ़र किया था। ऑनलाइन मटेरियल्स मैंने ज़्यादा रेफ़र किया था, और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मैंने ख़रीद लिया था कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो उसमें सॉल्यूशन मतलब उस क्वेश्चन को देखा, और उस क्वेश्चन का हर मतलब पिछले 10 साल के क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखने का प्रयास किया। और जो मेरे फ्रेंड लोग थे, जैसे मैं जब तैयारी करता था तो उस टाइम पे फ्रेंड्स होते हैं, एक मेरी फ्रेंड थी शिवा, तो मैंने उनके साथ मिलकर ये जैसे मैं लिखा उनको भेजा, वो लिखे हम मुझे भेजे, तो हम दोनों ने एक दूसरे का आंसर को रिव्यू किया, उसमें गलतियाँ निकाले, फिर उसको निरंतर सुधारा। तो ऐसे करके मैंने ज्योग्राफी का प्रिपरेशन किया। इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू अभी चल भी रहा है, 2 बार आप इंटरव्यू दिए। क्या आप समझे इंटरव्यू में, क्या जानना चाहते हैं, क्या निकलवाना चाहते हैं, और छात्र क्या गलती करते हैं, क्या उन्हें ध्यान देना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है ये तो कहा जाता है, इसमें थोड़ा फैक्ट बेसिस भी पूछा जाता है, लेकिन एक बात जानने की ज़रूरत है कि आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तभी आपने पीटी क्वालिफाई किया है, आपने खुद को प्रूव कर दिया। आपके पास राइटिंग स्किल है तभी आपने मेंस क्वालिफाई किया है, यानी आपने इसे भी प्रूव कर दिया। तो ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, लेकिन इसके लिए जब आप बोर्ड में जाते हैं तो कई बोर्ड में ना आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खुद मेरे से 64th के टाइम पे मेरा बोर्ड करीमी सर का बोर्ड था, तो उसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जब वो क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से, तो उस दौरान क्या हुआ था कि कई क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दे पाते, होता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती, तो उसमें आप पोलाइटली सॉरी सर कह सकते हैं, लेकिन सॉरी सर कहते हुए आपके चेहरे पे गिल्ट का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो पर्सनालिटी को चेक करे, वो जानबूझकर प्रेशर बनाएंगे, वो देखते हैं कि कितना ज़्यादा आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, तो आपको कूल रहना है। दूसरी बात है कि मेंस के रिजल्ट के बाद और इंटरव्यू होने तक 15-20 दिन का समय मिलता है, तो इसमें नहीं होता है प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन आपका उस दिन से चलता है जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि आपको बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है। आप करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर का नोट डाउन करते हैं, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। साथ ही जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, इन दोनों का भी आपको इन्फॉर्मेशन होता है, तभी आपने मेंस क्वालिफाई किया। लेकिन इंटरव्यू से पहले थोड़ा बहुत एक फैक्ट वाला देख लेना चाहिए कि कभी कल अगर वो फैक्ट्स पूछे तो तुरंत जवाब आना चाहिए। कई बार होता है कि लोग कहते हैं अंदर जवाब था, मुंह पे नहीं आया, तो इसके लिए क्या है कि आप फैक्ट्स वाली, जैसे लूसेंट वाली बुक, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो मैंने ज्योग्राफी लूसेंट से एक बार देख लिया था, ताकि जो क्वेश्चंस पूछे गए ताकि मैं उसका तुरंत फास्ट रिप्लाई कर सकूँ। हॉबी से भी प्रश्न आपका किया गया था? बिल्कुल, हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरी हॉबी है कुकिंग, डिबेट में पार्टिसिपेट करना और चेस खेलना। तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था डिबेट से पार्टिसिपेट में कि आप पे को कौन से डिबेटर अच्छे लगते हैं, मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी के कौन से जो जाते हैं लोग डिबेट करने तो अच्छे लगते हैं, आप बताइए। तो मैंने बोला कि एंकर का बताऊं, तो बोले कि नहीं एंकर नहीं, वो जो जाते हैं। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत जल्दी ये सोचा कि अगर मैं किसी एक पार्टी का नाम लेता हूँ तो हो सकता है कि मतलब मुझे बायस्ड समझा जाएगा, तो मैंने सभी आइडियोलॉजी, मैंने बोला कि मुझे एक नहीं, मुझे कई लोग सम्मिलित रूप से अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बताइए। तो मैंने लेफ्ट से कन्हैया कुमार जी का नाम ले लिया, मैंने जो सामित पात्रा जी का भी नाम लिया, सुप्रिया श्रीने जी का भी नाम ले लिया। तो मैंने इस टाइप से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। फिर मेरे से चेस के बारे में पूछा गया था, यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है उनके बारे में पूछा गया था। फिर कुकिंग से मेरे बारे में पूछा गया था कि आप कुकिंग जानते हैं, तो मतलब कुछ ये बनाने में क्या यूज करते हैं, पुलाव, चिकन, इस टाइप से कुछ पूछा गया था। तो मैंने सभी क्वेश्चंस का अच्छे से रिप्लाई किया था।
तो आप अपने साथियों को जो अभी इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए मॉक इंटरव्यू में आप यहाँ पे अभी आए हुए हैं, कब तक ये सेवा दे पाएंगे आप यहाँ पर रहेंगे और बताएंगे उन लोगों को कि क्या क्या करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, कैसे जवाब नहीं देना चाहिए या कैसे इसको हैंडल करना चाहिए कोई इशू अगर वहाँ पर राइज किया जाता है? जब तक मैं पटना में हूँ तब तक तो मैं यहाँ पे आकर मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं यहाँ देता हूँ समय। आज भी इसी वजह से आया हूँ। साथ ही मैं अपना एक ऑनलाइन चैनल भी चलाता हूँ, नवविहार पाठशाला। उसके माध्यम से भी मैं बीपीएससी का फ्री गाइडेंस मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट जो भी हो, जिनको भी हेल्प हो सके, उनके तक पहुंचाता हूं। तो रिसेंटली मैंने नवविहार पाठशाला शुरू किया जिसके माध्यम से मैं इंटरव्यू, पोस्ट रेफरेंस और मेरे से जो प्रश्न पूछे गए थे उसके वीडियो मैंने शेयर किया है। और यहाँ पे जब तक हूँ तब तक मैं इंटरव्यू गाइडेंस और मॉक इंटरव्यू में फ्री का चला रहा हूँ। तो गाइडेंस यही मैं उनको बस कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। कोई भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं होता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, और बस आप कॉन्फिडेंस रखें, अच्छे से रिप्लाई करें तो आपका सिलेक्शन होगा। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। आपका एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, आप रहने वाले कहाँ के हैं और रैंक कितना था 65 में? मैं पटना से ही रहने वाला हूँ और 65th में मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था। हिंदी माध्यम से मेरा रैंक जो था ओवरऑल 66 था। अच्छा। तो विकास हैं और आपको बताएं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन्होंने किया, 3 अटेम्प्ट दिया और तीनों में पहले में भी फाइनल किया इन्होंने, आरओ इनका रेवेन्यू ऑफिसर, और दूसरे में डीएसपी हो गया। तीसरा इंटरव्यू इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इनका उद्देश्य जो था बीपीएससी से पूरा हो गया है। और ये छात्रों को जो आगे तैयारी करना चाहते हैं या जिनको इंटरव्यू देना है अभी बीपीएससी में, उसके लिए जहां इन्होंने पढ़ा था वहां पर आकर मॉक इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट है जिनको इंटरव्यू अभी देना है वो सीएसपी एकेडमी बोरिंग कैनाल रोड आ सकते हैं और यहाँ पर विकास जी जो हैं उनको अपना टिप्स देंगे कि आखिर 2 बार इन्होंने इंटरव्यू कैसे निकाला। इनसे अच्छा अभी कोई दे भी नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। और हम आशा करेंगे कि ये सिविल सर्विसेज में भी अटेम्प्ट अपना उपयोग करें और उनमें भी इनका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विकास जी। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।